Now, in a LCR circuit is connected to an AC voltage source. When L is removed from the circuit, the phase difference between the current and the voltage is pi by 3. Okay, so जब वो L रिमूव कर दिया तब जो फेज डिफरेंस बना वो है तुम्हारा पाई बाई 3. अभी इंस्टेड ऑफ C, इफ इंस्टेड C इज रिमूव्ड, मतलब अभी कैपेसिटर को रिमूव कर दिया गया सर्किट से, द फेज डिफरेंस इज अगेन पाई बाई 3. ठीक है, बिटवीन करंट एंड वोल्टेज. सो यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट. सो जो सीरीज एलसीआर सर्किट बनता है, सीरीज एलसीआर सर्किट मान लो ऐसा एक एल है तुम्हारा, ऐसे सी है और तुम्हारा ये आर है. ठीक है ना, ये वाला एसी सर्किट में सीरीज पे कनेक्ट कर दिया गया है. तो ये तुम्हारा एल सी आर सर्किट हो गया है. सभी इस सर्किट में जो भी फेज डिफरेंस बनता है और आई और वी के रेस्पेक्ट में, उसको कैसे लिखा जाता है, मान लो तुम्हारा यहां से दिखाते हैं हम लोग आर को, ऊपर में दिखा दिया मान लो एल को, एक्सएल को. तो ये वाला हो गया तुम्हारा एक्सी, यही वाला तुम्हारा फेजर डायग्राम आ गया. तो इसमें क्या होता है, एक्सएल अगर एक्सी से बड़ा होता है तो इसमें क्या होता है, देखो इसका मतलब हो गया तुम्हारा यहाँ पे आर दिखा दिए, यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी. तो इसका जो tan फाई बन के आता है, तो tan फाई का वैल्यू होता है तुम्हारा, फेज डिफरेंस का जो वैल्यू है वो होता है तुम्हारा एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर. ठीक है ना, ऐसा होता है. अभी पहला वाला क्वेश्चन में क्या बोला, व्हेन एल इज रिमूव, तो इंडक्टर को रिमूव कर दियो. सो इंडक्टर को रिमूव कर दियो तो इसका क्या मतलब हो गया तुम्हारा, अभी हो गया जो tan फाई हो गया वो, सो tan फाई का हो गया तुम्हारा एक्सी बाई आर हो गया, क्योंकि अभी जो सर्किट बना वो इसमें क्या है, व्हेन एल इज रिमूव मीन्स एक्सएल इज 0. ठीक है ना, अभी इसका वैल्यू दिया हुआ है देखो पाई बाई 3. सो tan पाई बाई 3 का वैल्यू है तुम्हारा दैट इज इक्वल टू एक्सी बाई 3, एक्सी बाई आर. तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सी का जो वैल्यू हो गया एक्सी बाई डिवाइड आर का, इसका वैल्यू हो गया tan पाई बाई 3. tan पाई बाई 3 का मतलब है तुम्हारा √3. ठीक है ना, तो इसका मतलब हो गया तुम्हारा एक्सी का जो वैल्यू बन के आया वो हो गया तुम्हारा r√3. ठीक है, r√3 आ गया अभी. ठीक है, अभी क्या हो गया देखो, अभी सेकंड ऑप्शन में जाते हैं. अभी इंस्टेड ऑफ एल रिमूवल, नाउ यू रिमूव द सी, कैपेसिटर को रिमूव कर दिया. सो व्हेन द कैपेसिटर इज बीइंग रिमूव्ड, व्हेन सी इज रिमूव्ड, जब सी को रिमूव कर दियो, सो सर्किट बन गया तुम्हारा एलआर सर्किट बन गया है. अभी एलआर सर्किट हो गया है. ठीक है ना, सो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स का मतलब हो गया तुम्हारा एक्सी वैल्यू हो गया, वहाँ 0 आ गया है. एक्सी वैल्यू 0 आने का मतलब क्या है, अभी जो tan फाई बन रहा है तुम्हारा, देखो अभी tan फाई का जो वैल्यू आ गया, tan फाई का वैल्यू आ गया तुम्हारा सिंपली एक्सएल बाई आर हो गया. ठीक है ना, अभी इसमें भी बोल रहा है कि जो फेज डिफरेंस बन रहा है वो भी पाई बाई 3 है. सो इसका मतलब हो गया तुम्हारा, इंप्लाइज दैट tan ऑफ पाई बाई 3 इज अगेन इक्वल्स टू तुम्हारा एक्सएल बाई आर आ गया. सो tan पाई बाई 3 का वैल्यू होता है तुम्हारा √3. सो इसका मतलब हो गया एक्सएल बाई आर का वैल्यू जो भी है वो है √3. इसका मतलब हो गया तुम्हारा एक्सएल का वैल्यू जो आया वो हो गया तुम्हारा r√3. ठीक है ना, अभी तुम्हारा एक्सएल और एक्सी बराबर आ गया. फिर तो एक्सएल एक्सी बराबर आ गया. अभी बोला कि पावर फैक्टर उसका निकालो. सो अभी पूरा सर्किट का जो बना है एलसीआर सर्किट, फॉर एलसीआर सर्किट, एलसीआर जो सर्किट है अभी उसमें क्या है, इसमें आर है, इस ऊपर में मान लो तुम्हारा एक्सएल था, नीचे तुम्हारा एक्सी था. ठीक है ना, सो एक्सएल और एक्सी तो बराबर हो गया. एक्सएल का वैल्यू भी आ गया तुम्हारा √3 आर, इसका वैल्यू भी तुम्हारा आ गया √3 टाइम्स आर. सो इसका जो इफेक्टिव बना है, इसका जो इम्पिडेंस बना है, तो इम्पिडेंस को क्या लिखते हैं, इम्पिडेंस को लिखते थे हम लोग r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट. अभी तुम्हारा तो एक्सएल और एक्सी तो बराबर हो गया है. सो इसका मतलब ये वाला पार्ट तुम्हारा 0 हो गया. तो इसका मतलब हो गया जेड का वैल्यू आ गया फिर 8. सो वही पावर फैक्टर का वैल्यू जो भी आता है उसको हम बोलते हैं क्या, cos फाई. इसका मतलब हो गया तुम्हारा r बाई जेड. अभी जेड का वैल्यू तुम्हारा r आ गया, सो इसका मतलब हो गया r बाई आर. सो पावर फैक्टर का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया फिर. ओके, दैट इज पावर फैक्टर जो बना है सर्किट में वो है इक्वल्स टू 1. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. ठीक है ना, वो वाला जो ऑप्शन सी बना है वही वाला तुम्हारा करेक्ट है. Now, in this question, there is a circuit when connected to an AC source of 12 volt gives a current of 0.2 ampere. Now, the same circuit is connected to now a DC source. DC source it gives a current of 0.4 ampere. Okay, so इसका मतलब है तुम्हारा जो
वही वाला जो सर्किट है वो डीसी में कनेक्ट कर दिया, तब जाके तुम्हारा करंट जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो पहले तुम्हारा 0.2 एम्पियर था एसी में, अभी डीसी में आके ये 0.4 हो गया। सो इसका मतलब क्या है, करंट इंक्रीज हो रहा है डीसी में, इसका मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी में इसका तुम्हारा जो रेजिस्टेंस था वो तो कम होना है। तो ठीक है ना। अभी तुम्हारा देखो एलआर सर्किट में क्या होता है, एलआर सर्किट में आई का जो वैल्यू आता है, एलआर सर्किट में जो आई का वैल्यू आता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई को लिख सकते हैं तुम्हारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है ई नॉट डिवाइड बाई तुम्हारा हो जाता है तुम्हारा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू एल का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यही वाला हो जाता है। तभी क्या है, एसी में इसका ज़्यादा, ये वाला तो इम्पिडेंस पार्ट हो गया ना, इम्पिडेंस पार्ट हो गया एसी के लिए, तो ये वाला तो ज़्यादा हो गया इम्पिडेंस। एट जीरो फ्रीक्वेंसी इम्पिडेंस इज लोअर फॉर द, और द रेजिस्टेंस इज लोअर फॉर द डीसी सर्किट बट विच इज हायर फॉर द एसी सर्किट। सो हायर इम्पिडेंस होने का मतलब क्या है, तुम्हारा करंट कम हो गया। अभी डीसी में जाके तुम्हारा फ्रीक्वेंसी जीरो हो गया अभी, तो फ्रीक्वेंसी जीरो होने का मतलब क्या, तुम्हारा जो रेजिस्टेंस था वो कम हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब हो गया तुम्हारा जो सर्किट का करंट था वो भी इंक्रीज हो गया। सो द सर्किट मस्ट बी एन सीरीज एलआर सर्किट। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी आवर ऑप्शन ए। Now in this question it has been asked that which of the following combinations should be selected for better tuning of an LCR circuit used for communication. So communication system के लिए एक LCR circuit यूज हो रहा है, तो उसके कौन सा कॉम्बिनेशन आर एल और सी का जो कॉम्बिनेशन बताया गया है चार ऑप्शन में, विच वन इज बेटर। ओके, सो बेटर ट्यूनिंग के लिए हम लोग को चेक करना पड़ता है क्या, वो जो एलसीआर सर्किट है उसका क्वालिटी फैक्टर। सो क्वालिटी फैक्टर को कैसे डिफाइन करता है, क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करते हैं क्यू से। तो क्यू का वैल्यू होता है तुम्हारा एल बाई आर, वन बाई आर अंडर रूट ऑफ एल बाई सी। ठीक है, अभी ये हम लोगों को क्वालिटी फैक्टर निकालना पड़ेगा चारों के लिए। ओके, सो फॉर द फर्स्ट ऑप्शन, सपोज फॉर द फर्स्ट ऑप्शन क्वालिटी फैक्टर 1 पकड़ते हैं, इसका वैल्यू क्या हो गया देखो 1/20 इंटू अंडर रूट ऑफ 1.5 डिवाइड बाई तुम्हारा होगा 35 माइक्रोफेरेड, मतलब 35 इंटू 10⁻⁻6, ये वाला वैल्यू आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसका वैल्यू हो गया तुम्हारा 50 इंटू तुम्हारा हो गया 3/70 √70। इसको थोड़ा सिंप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है तुम्हारा 10.35। सो दिस इज द क्वालिटी फैक्टर फॉर द फर्स्ट सर्किट वेयर वी कंबाइन R, L and C in the manner of R is 20 ohm, L is 1.5 Henry and C is 3.5 माइक्रोफेरेड। ये तो हम लोगों को पहला वाला निकल गया। अभी इसको बाद में चेक करते हैं वो वाला क्वालिटी फैक्टर फॉर द सेकेंड पार्ट क्या होता है, देखो फिर से लिखते हैं। तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 1/25, अभी तो R का वैल्यू है 25, तो 1/25 अंडर रूट ऑफ L बाई सी। L का वैल्यू है तुम्हारा 2.5 और C का वैल्यू है तुम्हारा 45। सो 45 इंटू 10⁻⁻6, ये वाला हो गया सेकेंड क्वालिटी फैक्टर। इसको और थोड़ा सिंप्लाई कर लेते हैं, तो बाहर निकल के आ गया तुम्हारा 40 अंडर रूट में आ गया तुम्हारा 5/90। तो इसको थोड़ा सिंप्लाई कर लेते हैं, इसका आंसर आता है तुम्हारा 9.43। सो ये वाला क्वालिटी फैक्टर फॉर द सेकेंड हो गया। अभी क्वालिटी फैक्टर फॉर द थर्ड निकाल लेते हैं। सो थर्ड सर्किट का क्वालिटी फैक्टर क्या हो गया देखो 1 अभी तुम्हारा R हो गया तुम्हारा 15 अंडर रूट L बाई सी। L का मतलब अभी है तुम्हारा 3.5 डिवाइड बाई C का मतलब है तुम्हारा 30 माइक्रोफेरेड, तो 30 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है ना, अभी इसको थोड़ा सिंप्लाई कर लेते हो, तो बाहर निकल के आ गया तुम्हारा 100/15 बाहर है, और रूट के अंदर आ गया तुम्हारा 35/3 आ गया। तो इसको थोड़ा सिंप्लाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा कैलकुलेशन किए तो इसका आंसर आ गया 22.77। ठीक है ना, अभी ये तीनों का निकाल लिए, अभी जो बचा है वो फोर्थ का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो Q4 का वैल्यू होगा तुम्हारा 1/R का वैल्यू है 1/25 अंडर रूट में आ गया तुम्हारा L बाई सी। L का वैल्यू है 1.5 और C का वैल्यू है तुम्हारा 45 माइक्रोफेरेड, सो 45 इंटू 10⁻⁶। ओके, सो इसको थोड़ा सिंप्लाई कर लेते हैं। इसको वैल्यू आ गया तुम्हारा ऊपर में आ गया 40 और नीचे में आ गया है √30। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका वैल्यू आता है तुम्हारा 7.30। इसका मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम वैल्यू आया है, देखो मैक्सिमम वैल्यू आ गया तुम्हारा 3 ऑप्शन के लिए। ओके, सो दिस वन इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस वन इज मैक्सिमम। सो क्वालिटी फैक्टर जिसमें जितना ज़्यादा होगा उसमें बेटा ट्यूनिंग आ जाएगा। सो बेटा ट्यूनिंग आ रहा है मतलब तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3 में,
Option number C is our answer. So C is our answer. So correct answer for this question is option C. ठीक है? Okay, thank you. Now, in a series RC circuit, it is connected to an alternating voltage source. Consider the two situations. So first one is said that when the capacitor is air filled, and the second one is when the capacitor is mica filled. So that means जब भी तुम कैपेसिटर में माइका डाल दे रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा कैपेसिटेंस तुम्हारा इंक्रीज हो गया है. तो ये वाला सिचुएशन तुम्हारा, मान लो तुम्हारा ऑप्शन में ए है और ये वाला तुम्हारा बी है. अभी तुमको देखना पड़ेगा कौन सा सिचुएशन में करंट और पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इसमें ज्यादा होता है या कम होता है. ठीक है ना. अब इसका सर्किट बना लेते हैं पहले. तो मान लो तुम्हारा ये वाला तुम्हारा रजिस्टर है, इसमें आर है और इसमें तुम्हारा सी है. ठीक है. अभी इसको कनेक्ट कर दिया हम एक एसी सोर्स से. ये वाला तुम्हारा आर है और ये वाला तुम्हारा सी है. ओके. सो करंट थ्रू द रजिस्टर, क्रॉस द करंट थ्रू द कैपेसिटर. दोनों में सेम ही रहेगा क्योंकि सीरीज में है. तो यहाँ पे जितना करंट जा रहा है वही करंट तो तुम्हारा सी में भी जाएगा. सो इसको कैसे लिखते हैं देखो. सो करंट इन द सर्किट जो भी होगा, सर्किट में जो भी करंट आएगा वो तो डिपेंड करेगा ये दोनों का जो इम्पिडेंस है उसके ऊपर. सो इम्पिडेंस का वैल्यू क्या आता है देखो. इम्पिडेंस का वैल्यू आता है तुम्हारा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर. ये वाला तुम्हारा इम्पिडेंस का वैल्यू है. और एक्सी क्या है? एक्सी तुम्हारा हो गया तुम्हारा ओमेगा सी. ठीक है ना. एक्सी तुम्हारा हो गया 1/ओमेगा सी. एक्सी हो गया तुम्हारा 1/ओमेगा सी. सभी इसको ऐड कर देते हैं तो ये वाला हो गया तुम्हारा आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर. ऐसा बन गया, इसका रूट में आ गया. तो ये वाला तो तुम्हारा जेड हो गया है. तो इसका मतलब क्या है तुम्हारा, अगर सर्किट में करंट निकलना है तो आई का वैल्यू क्या हो गया देखो. आई का वैल्यू आ गया तुम्हारा, मान लो पिक वोल्टेज तुम्हारा दिया हुआ है V0. सो V0 को डिवाइड करेंगे जेड से. इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर हो गया तुम्हारा V0 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर. ऐसा बन रहा है. ठीक है. अभी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या आएगा, ये वाला तो इक्वेशन 1 मान लो इसको. ठीक है. अभी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या आएगा. वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC को कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं कि I इंटू एक्सी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल्स टू I इंटू एक्सी. तो I का वैल्यू हम लोगों को पता ही चल गया. तो I इंटू ओमेगा सी 1/ओमेगा सी. ठीक है ना. तो इसका आंसर आ गया तुम्हारा V0 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर था, इसको मल्टीप्लाई किए 1/ओमेगा सी से. तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इसका सिंप्लीफिकेशन का वैल्यू आ जाता है देखो. इसको ओमेगा सी को अंदर ले लेते हैं. इसका वैल्यू हो गया तुम्हारा V0 ऊपर में रहेगा और नीचे रहेगा तुम्हारा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1. ये पूरा रूट के अंदर आ गया, ये वाला पूरा रूट के अंदर आ गया. तो ये वाला हो गया तुम्हारा VC का वैल्यू. ठीक है ना. अभी ये वाला हो गया मान लो तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2. अभी I को कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, C का वैल्यू देखेंगे. ठीक है ना. अभी पहला वाला सिचुएशन जहां पे एयर फील्ड है वहां पे मान लो तुम्हारा कैपेसिटेंस तो मान लो CA बोल रहे हैं. तो CA अब जब माइका से फील हो गया तो CA तो घट गया है. तो CA इज लेस देन CV. सो एज CA इज लेस देन CV, तो इसका मतलब क्या हो गया, IA जो करंट पहला वाला सिचुएशन में आ रहा था IA दैट शुड बी लेस देन IB होना चाहिए. तो ये वाला तो ऑप्शन में आ गया. ठीक है ना. ये वाला एक ऑप्शन होना चाहिए. एंड उसमें पोटेंशियल में क्या होगा देखो. अभी जैसे तुम्हारा CA लेस देन CV आ गया तो उसका मतलब क्या होगा, तो वो पोटेंशियल में देख सकते हैं क्या, तो VA होगा वो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर फॉर द सिचुएशन A व्हेन द कैपेसिटर इज एयर फील्ड शुड बी ग्रेटर देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर व्हेन द कैपेसिटर इज माइका फील्ड. सो VA शुड बी ग्रेटर देन VB. सो यही वाला ऑप्शन हम लोग को इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन कंक्लूड. सो फ्रॉम इक्वेशन 2, सो दिस हैज बीन कंक्लूडेड फ्रॉम इक्वेशन 2 and this has been concluded from equation number 1. Okay. So as हमको तो पता ही है जो CA का जो वैल्यू है वो CV से कम ही होगा. ओके. सो इसका मतलब तुम्हारा हो गया क्या, ऑप्शन इसका आंसर हो गया D ऑप्शन. सो ऑप्शन D इज द करेक्ट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन D. ओके. थैंक यू.
Now in this question an AC voltage is applied to a resistance of R and an inductor L in series. So RL सर्किट बना हुआ है, उसमें एक AC वोल्टेज का अप्लाई किया गया है. If R and the inductive reactance are both equal to 3 ohm, दोनों का वैल्यू ही 3 ohm करके दिया हुआ है. So the phase difference between the applied voltage and the current, ये तुमको निकालना पड़ेगा. तो इसमें क्या होता है देखो, जब भी तुम्हारा RL सर्किट दिया हुआ रहता है, मान लो ये वाला तुम्हारा R है और यहाँ पे तुम्हारा एक L है. सो ये वाला तुम्हारा हो गया RL सर्किट, सीरीज में कनेक्ट है, वो AC सोर्स से सप्लाई है, AC सोर्स के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, ये वाला तुम्हारा R हो गया, ये वाला तुम्हारा L हो गया. सो इसका जो निकल के आता है, जो L का पार्ट है इंडक्टर का, सो उसमें आता है क्या तुम्हारा XL आ जाता है. ठीक है ना. तो XL का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा 3 ओम दिया हुआ है, और R का भी वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है 3 ओम दिया हुआ है, दोनों का ही वैल्यू 3 ओम दिया हुआ है. ठीक है ना. अभी इसमें क्या होता है देखो, पोटेंशियल इसमें इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है. तो पोटेंशियल लीड करता है मतलब ये वाला तुम्हारा XL आ गया, ये वाला तुम्हारा R आ गया फेजर डायग्राम में. ठीक है ना. अभी जो इसका जो रिजल्टेंट बनता है, उसी को हम फाई से निकलते हैं. ये वाला तुम्हारा फाई हो गया है, तो ये वाला तो हमारा जेड है, इम्पिडेंस है जेड. सो अभी tan फाई का वैल्यू क्या है देखो, tan फाई का जो वैल्यू है ना, वो वाला हो गया तुम्हारा XL/R हो गया है, XL/R. अभी दोनों का तो बराबर है. सो XL भी 3 है, ऊपर में भी 3 है, नीचे में भी 3 है. सो काट के हमारा आंसर आ गया तुम्हारा tan फाई का वैल्यू 1 हो गया. सो tan फाई का वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है, tan फाई का वैल्यू हो गया तुम्हारा tan 45. सो 45 को रेडियन में ऐसे लिखते हैं π/4 करके. सो इसका मतलब हो गया जो भी तुम्हारा फेज है, उसका आंसर हो गया तुम्हारा π/4. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर ऑप्शन बी. सो बी विल बी द आंसर. सो ऑप्शन बी. ठीक है, थैंक यू. Now in this question there is a coil whose resistance is given 30 ohm and inductive reactance of 20 ohm. Okay, so इसमें क्या है तुम्हारा ये जो वैल्यू है वो तुम्हारा R का वैल्यू दिया हुआ है, ये वाला तुम्हारा पार्ट R का वैल्यू है, और ये वाला पार्ट जो है तुम्हारा XL का वैल्यू है. ठीक है ना. तो मतलब ये वाला जो सर्किट बन रहा है वो RL सर्किट बन रहा है. सो ऑपरेट कर रहा है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में. इफ एन AC सोर्स ऑफ 200 वोल्ट 100 हर्ट्ज इज कनेक्टेड अक्रॉस द कॉइल, द करंट इन द कॉइल विल बी. ठीक है ना. सो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस बन रहा है 20 ओम, वो हो रहा है कि एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में. इसका मतलब क्या है, तुम्हारा जो वैल्यू दिया हुआ है, गिवन जो वैल्यू है R का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा 30 ओम दिया हुआ है, और तुम्हारा इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा XL जो है, इसको XL का वैल्यू दिया है 20 ओम. लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि ये वाला 20 ओम कब है, जब तुम्हारा फ्रीक्वेंसी तुम्हारा 50 हर्ट्ज में है, एट 50 हर्ट्ज. ठीक है ना, ये वाला बोल के रखा है. तो इसका मतलब क्या है, XL को कैसे लिख सकते हैं देखो, XL को लिखते हैं हम लोग ओमेगा इंटू एल से. सो ओमेगा का मतलब क्या, 2πf इंटू एल. ठीक है ना. सो क्या है, अभी XL और XL प्राइम का रेशियो निकाल लेते हैं. सो जब भी तुम्हारा मान लो तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी F का मतलब क्या है, मान लो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 50% का फ्रीक्वेंसी. सो F इज 50 हर्ट्ज. सो एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तुमको XL मिल रहा है. एट 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी F प्राइम मान लो तुम्हारा 100 हर्ट्ज है, तो उसमें मान लो तुम्हारा जो XL आ रहा है वो मान लो तुम्हारा XL प्राइम है. सो XL प्राइम में क्या आ गया देखो, XL प्राइम में लिख सकते हैं क्या, 2πf प्राइम इंटू एल. 2πf प्राइम इंटू एल. अभी क्या हो गया, इसका दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं. सो XL प्राइम डिवाइड बाई XL का वैल्यू क्या आ गया देखो, XL प्राइम बाई XL का वैल्यू आ गया तुम्हारा F प्राइम डिवाइड बाई F. ठीक है ना. अभी इसमें से XL प्राइम निकाल लेते हैं. XL प्राइम का वैल्यू क्या आ गया देखो 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में. सो दैट मीन्स इक्वल्स टू XL इंटू F प्राइम डिवाइड बाई F. सो अभी XL का वैल्यू दिया हुआ ही था, 20 ओम था, वो क्या था 50 हर्ट्ज में था. तो 20 ओम एट 50 हर्ट्ज इंटू मल्टीप्लाइड बाई तुम्हारा 100/50. ठीक है ना. तो ये वाला हो गया तुम्हारा 40 ओम. सो अभी तुम्हारा जो इंडक्टर कॉयल है उसका जो रेजिस्टेंस निकल के आया है वो हो गया तुम्हारा 40 ओम. तो इसका मतलब क्या है, जो अभी जो सर्किट चल रहा है उसमें इम्पिडेंस कितना आ गया देखो, इम्पिडेंस जेड. इम्पिडेंस को कैसे लिख सकते हैं, इम्पिडेंस को लिख सकते हैं क्या, इसका वैल्यू हो गया तुम्हारा अंडर रूट ऑफ, तो आर तो आर ही था, आर स्क्वायर प्लस XL प्राइम का स्क्वायर. सो आर का वैल्यू है तुम्हारा 30 स्क्वायर और XL प्राइम का अभी वैल्यू निकाला 40 स्क्वायर. सो इसका मतलब हो गया तुम्हारा 50 ओम, ये वाला वैल्यू हो गया.
ठीक है ना। ये वाला हो गया तुम्हारा इम्पीडेंस का वैल्यू हो गया 50 ओम। अभी हमको पूछा क्या, देखो करंट इन द कॉइल, सो करंट इन द कॉइल, सो ये वाला आंसर हमको निकालना है। सो करंट क्या हो गया, करंट का वैल्यू हो गया तुम्हारा देखो V/Z हो गया, ठीक है ना। V का वैल्यू दिया हुआ है 200 वोल्ट डिवाइड बाई 50 ओम। सो इसका मतलब क्या हो गया 2 एम्पियर, सॉरी 4 एम्पियर हो गया इसका आंसर। 200/50, 200/50 का मतलब क्या हो गया तुम्हारा 4 एम्पियर। सो 4 एम्पियर मतलब तुम्हारा ऑप्शन हो गया तुम्हारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट। सो बी विल बी द आवर आंसर। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। Now in this question it is given that in this circuit there is a circuit given, the reading of the voltmeter V1 and V2 are 300 volt each. ओके, so यहाँ पे जो V1 है तो V1 और V2 का जो रीडिंग है V1 और V2 का ये दोनों बराबर आ रहा है। अब 300 वोल्ट ईच। रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर V3 एंड एमीटर का रीडिंग तुमको पता करने के लिए बोला है। अभी देखो V1 V2 इक्वल आ रहा है, मतलब क्या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस तुम्हारा जो भी है इंडक्टर और जो कैपेसिटर है VL एंड VC बोथ आर इक्वल, इक्वल्स टू गिवन अस 300 ओम, 300 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा यही मतलब हो गया क्या, तो गिवन सर्किट LCR सर्किट इज इन रेजोनेंस, सो दैट इज गिवन LCR सर्किट is in resonance condition, is in resonance condition। तो इसका मतलब हो गया तुम्हारा जो भी तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर होगा, जो भी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर होगा वो तो तुम्हारा वोल्टेज 220 वोल्ट ही होगा फिर। सो VR शुड बी इक्वल्स टू V सप्लाई वोल्ट, दैट शुड बी इक्वल्स टू 220 वोल्ट। ओके, सो और तुम्हारा क्या हो गया, देखो रेजोनेंस में क्या होता है ओमेगा एल, रेजोनेंस में होता है ओमेगा एल इक्वल्स टू 1/ओमेगा C हो जाता है। इसका मतलब क्या है तुम्हारा एक्सएल जो भी है वो तुम्हारा XC के बराबर आ गया अभी। तो एक्सएल इक्वल्स टू XC हो गया, तो इम्पिडेंस क्या होता था, इम्पिडेंस जो जेड आके आता था ये आता था तुम्हारा √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता था। अभी एक्सएल इक्वल्स टू XC होने का मतलब क्या, ये वाला पूरा निकल के आ गया तुम्हारा R। ओके, सो दिस इज ओनली वैलिड फॉर द रेजोनेंस। सो एट रेजोनेंस सो जेड का जो वैल्यू आ गया वो R हो गया है। सो आई करंट निकालना है, तो करंट का वैल्यू क्या हो गया, देखो करंट का वैल्यू हो गया तुम्हारा V/Z, ठीक है ना। V का वैल्यू है तुम्हारा 220 और Z का वैल्यू तुम्हारा R का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा 100 ओम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये वाला R का वैल्यू बिठा देते हैं। सो R का वैल्यू है तुम्हारा 100 ओम, देखो इधर दिखा रहा है 100 ओम। सो 220 डिवाइड बाई 100, इसका मतलब हो गया तुम्हारा, इसका वैल्यू हो गया 2.2 एम्पियर। सो एमीटर का जो रीडिंग आएगा वो तो 2.2 एम्पियर आएगा, है करंट कितना फ्लो किया। सो एमीटर विल रीड 2.2 एम्पियर, इसमें 2.2 एम्पियर दिखाएगा। और वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग आएगा, वोल्ट मीटर में V3 में रीडिंग आ गया तुम्हारा 220 वोल्ट। सो ये इसका मतलब हो गया तुम्हारा ऑप्शन इसमें आ गया तुम्हारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, सॉरी बी वाला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो गया, ठीक है ना। बी वाला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो गया, 220 वोल्ट और 2.2 एम्पियर, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज answer is option is B. Okay, thank you. Now what is the value of inductance L for which the current is maximum in a series LCR circuit? Okay, एक सीरीज LCR सर्किट दिया हुआ है, उसमें तुमको मैक्सिमम करंट के बारे में पूछा है। तो मैक्सिमम करंट कहाँ पे होता है, मैक्सिमम करंट जब भी होता है तब रेजोनेंस ही होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो इन सीरीज LCR सर्किट, इन series LCR circuit, in series LCR circuit current is maximum, current is maximum at resonance condition, at resonance condition, ठीक है ना। इसमें होता है, तो रेजोनेंस में क्या होता है, एट रेजोनेंस में होता है क्या, जो तुम्हारा एक्सेल है वो वाला पार्ट तुम्हारा XC से बराबर हो जाता है। तो एक्सेल का मतलब क्या है तुम्हारा ओमेगा एल का वैल्यू तुम्हारा 1/ओमेगा C से बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो गया तुम्हारा 1/LC। सो ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा √1/LC, ये वाला वैल्यू निकल के आता है। सो दिस इज द रेजोनेंस कंडीशन। सो ओमेगा है तुम्हारा 1/√LC,
तो एल का वैल्यू क्या हो गया, तो एल का वैल्यू हमको निकालना है। सो यहाँ पे देखो ओमेगा का वैल्यू जो दिया हुआ है, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है 1000 रेडियन पर सेकेंड, ये वाला ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है। और सी का वैल्यू दिया हुआ है तुमको 10 माइक्रोफैराड, मतलब 10 × 10⁻⁶ फैराड में आ गया, ठीक है ना। अभी तुमको ओमेगा सी पता है, तुमको एल का वैल्यू निकालना है। सो दैट मीन्स फ्रॉम दिस इक्वेशन इफ आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल, सो एल का वैल्यू क्या निकल के आता है, देखो एल का वैल्यू होता है √1/ω² × सी। तो अभी ω² × सी का वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है ना। ओमेगा का वैल्यू है तुम्हारा 1/1000, उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, उसके बाद कर देते हैं सी का मतलब हो गया हमारा 10⁻⁵ हो गया। तो इसका क्या होता है 10⁻³ आ गया, 10⁻³ का होल स्क्वायर करोगे तो ये वाला हो गया तुम्हारा 10⁻6 हो गया, वहाँ पे 10⁻6 लिखा है, यहाँ पे 10⁻⁵ लिखा है। तो इसका आंसर हो गया 1/10 हो गया। 1/10 होने का मतलब क्या है तुम्हारा, इसका आंसर हो गया 0.1 हो गया तुम्हारा हेनरी में आ गया, ठीक है ना। अभी देखो 0.1 हेनरी तो नहीं दिया है आंसर में, तो इसको मिली हेनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एल का वैल्यू जो आया है ये हमारा हो गया तुम्हारा 0.1 हेनरी आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, 0.1 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, सो इसमें हो गया क्या मिली हेनरी में आ गया, फिर इसका आंसर हो गया तुम 100 मिली हेनरी। ओके, सो एल शुड बी अवर 100 मिली हेनरी। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन तुम्हारा हो गया डी वाला ऑप्शन। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, थैंक यू। Now in this question, in a circuit, LCR are connected in series with an alternating voltage source of frequency f. The current leads the voltage by 45 डिग्री। यहाँ पे बोला गया कि तुम्हारा करंट जो है ना वो लीड कर रहा है वोल्टेज से, वो 48 डिग्री में। सब वैल्यू ऑफ सी। तो करंट अगर लीड करता है तब जाके तुम्हारा जो tan phi का वैल्यू आ जाता है, उसमें होता है क्या, tan phi का जो वैल्यू आता है, tan phi का वैल्यू आता है। सो tan phi का वैल्यू लिख सकते हैं कि हम XC - XL by R, ठीक है ना, XC - XL। इसका मतलब हो गया क्या तुम्हारा, जो भी XC आया था वो XL से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या, दैट इज XC इज ग्रेटर देन XL होना चाहिए, तभी जाके तुमको करंट लीड करेगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि तुम्हारा मान लो तुम्हारा ये वाला मान लो तुम्हारा फेजर डायग्राम में, इसको हम XL बोल रहे हैं और इसको हम R बोल रहे हैं, इसको XC बोल रहे हैं, ठीक है ना। सो इसमें क्या होता है, तुमको बोला गया है कि देखो द करंट लीड्स द वोल्टेज। सो करंट का डायरेक्शन कौन सा, करंट तो यही वाला डायरेक्शन दिखाता है, आर का डायरेक्शन, आर का फेज और आई का फेज तो सेम ही रहता है। तो ये दोनों का अगर करंट को लीड करना है, तो पोटेंशियल को ऐसे आना पड़ेगा, तो जेड का डायरेक्शन ऐसा होगा तभी जाके करंट लीड करेगा। ऐसे ये वाला π/4 दिया हुआ है। तो जेड को थर्ड क्वाड्रेंट में लाना है, मतलब तुम्हारा इसमें होना चाहिए था क्या, XC जो है वो XL से बड़ा होना चाहिए, तभी जाके होगा। तो इफ अगर XC XL से बड़ा है तब तुम्हारा फेजर कैसे हो गया, देखो ये वाला R हो गया और नीचे आ गया तुम्हारा XC - XL हो गया, ये वाला हो गया। तब जाके तुम्हारा जो जेड निकल के आया है वो वाला जेड इस डायरेक्शन में आ जाएगा, फिर ये वाला जेड हो गया, ठीक है ना। अभी इसमें tan phi का वैल्यू वैसा ही लिखे हम, XC - XL डिवाइड बाई R आ गया है। अभी इसमें क्या करते हैं, देखो यहाँ पे बोला कि जो यह है लीड कर रहा है वो उसका मैग्नीट्यूड दिया है 45 डिग्री। सो इट्स लीडिंग, करंट इज लीडिंग द पोटेंशियल बाई एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। सो यहाँ पे लिखते हैं tan 45 डिग्री इक्वल्स टू XC - XL बाई R, ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो tan 45 का वैल्यू तो 1 है, सो इट मीन्स 1 इक्वल्स टू XC - XL बाई R। और हम लिख सकते हैं कि R इक्वल्स टू XC - XL, ठीक है ना। अभी ये तो आ गया। अभी XC को कैसे लिख सकते हैं, XC को लिखते हैं 1/ωc। ωc का मतलब क्या है, 1/2πf × c। ये वाला हो गया XC का वैल्यू। और XL का वैल्यू क्या है, XL का वैल्यू है ω × L, इसका मतलब हो गया 2πf × L, ठीक है ना। अभी ये दोनों वैल्यू को इधर बिठा देते हैं। सो यहाँ पे XC पे टाइम में लिखा है देखो 1/2πf × c और माइनस है तुम्हारा 2πf × L, ठीक है ना। सो ये वाला जो L का पार्ट है उसको राइट साइड में लेके जाता है। तो यहाँ पे आता है देखो R + 2πfL शुड बी इक्वल्स टू 1/2πfc। सभी हम लोगों को C को वैल्यू निकालना है। सो यहाँ पे क्या हो गया, देखो 2πfc का जो वैल्यू निकल के आया है, 2πfc शुड बी द रेसिप्रोकल ऑफ R + 2πfL। सो R + 2πf × L, ये वाला हो गया तुम्हारा
2πfc का वैल्यू। सो इसका मतलब c का वैल्यू जो आया निकल के आया है, देखो c का वैल्यू क्या आ गया 1/2πf, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं r प्लस 2πfl से, यही वाला हो गया तुम्हारा c का वैल्यू। इसका मतलब हो गया क्या, कौन सा ऑप्शन, ये वाला हो गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज अवर ऑप्शन डी। ठीक है।